हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वेलकम टू एडुकेशियस। एडुकेशियस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज है 26th ऑफ दिसंबर 2023 एंड वी आर बैक विद आवर डेली इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशंस ऑफ द इकोनॉमिक टाइम्स। IT uses fine tooth comb to nab the both employers and employees for TDS claims mismatch। बेसिकली क्या रहता है, इनकम टैक्स है, अभी कुछ नोटिस सर्व कर रहा है काफी जो जिन्होंने रिटर्न फाइलिंग की है उनको। टीडीएस क्या होता है? टीडीएस इज टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स क्या होता है कि आपका एम्प्लॉय आपको जब वेजेस देता है, सैलरी देता है, उसी समय पे कुछ टैक्स को काट लेता है। जहां से आपकी इनकम जनरेट हो रही है उसी सोर्स पे आपका टैक्स डिडक्ट हो जाता है, तो दैट इज नोन एज टीडीएस। रेंट के केस में भी आप देखेंगे तो जो आपको रेंट पे करता है, मान लीजिए आपकी कहीं से रेंटल इनकम है और कोई आपको रेंट पे करता है, तो जो रेंट पे करने वाला है वो आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। और अगर आपका टीडीएस जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो आपके टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा अगर डिडक्ट हो गया तो आप उसका बाद में इनकम टैक्स से क्लेम कर सकते हैं। तो यही मिसमैच हो रहा है। इसी मिसमैच को देखने के लिए इनकम टैक्स ने अभी काफी टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत ही फाइन ट्यूनिंग, बहुत ही फाइन स्क्रूटनी करके दोनों को की कहीं एम्प्लॉयर ने तो ज्यादा टैक्स डिडक्ट नहीं कर लिया या फिर कम टैक्स डिडक्ट तो नहीं किया, या फिर एम्प्लॉइज ने कुछ और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दिखा के कहीं कहीं गलत रिफंड, इनकम टैक्स से तो गलत रिफंड तो नहीं ले लिया है। सो द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज यूजिंग अ फाइन टूथ कॉम्ब टू नैप द डिस्क्रिपेंसीज इन द tax deducted at source or TDS by various companies and the declaration by its employees in the annual इनकम टैक्स रिटर्न। एम्प्लॉयर्स पे भी जो कि कंपनीज होती हैं और एम्प्लॉयर्स पे भी कि उन्होंने अपनी एनुअल रिटर्न जो भरी उसमें कहीं कुछ डेटा मिसमैच या गलत डिक्लेरेशन से तो ये ज्यादा वापसी रिफंड नहीं ले रहे हैं। What's underway is the line-wise reconciliation of the two sets of number. Basically, line by line reconciliation कर रहे हैं with the use of technologies. Under different heads, अलग-अलग मान लीजिए हाउस रेंट अलाउंस, टीडीएस में कुछ दिखाया गया है, डिडक्ट कुछ हुआ है, आपने क्लेम कुछ किया है। सिमिलरली मेडिकल इंश्योरेंस, आउटगोन होम लोन्स, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 80C। तो इस मिसमैच को कम करने के लिए अभी जो कि 80C के अंदर आप क्लेम करते हो उसके ऊपर काफी स्क्रूटनी जारी है। देखा जाए तो ये सेक्शन 133C जो कि 2014-15 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, सेक्शन 133C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जिसके अंदर इट एम्पावर्ड द अथॉरिटीज टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन टू वेरीफाई वेरियस डिटेल्स सच एज टीडीएस और टीसीएस। तो इसका बहुत ही रेयरली यूज हुआ है सेक्शन 133C का, बट अभी डिपार्टमेंट का एम ये है कि जो कि ट्रैक द cases where tax has escaped, either with the company deducting less TDS or with the employees claiming refund through extra investment declaration. So अभी फाइन ट्यूनिंग करके स्क्रूटनी की जा रही है कि कहाँ पे ये मिसमैच आ रहा है बाय यूजिंग दी टेक्नोलॉजी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी काफी ज्यादा शिकंजा कस रहा है एम्प्लॉयज पे भी और एम्प्लॉयर्स पे भी, सो दैट जहां भी टैक्स कलेक्शन में लीकेजेस आ रही हैं उसको रोका जा सके। होता क्या है, एम्प्लॉइज लोअर द टैक्स आउटगो विद वेरियस इन्वेस्टमेंट। एम्प्लॉइज हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कई तरह की इन्वेस्टमेंट दिखा के टैक्स को बचा लेते हैं, और एम्प्लॉयर्स कंप्यूट द टीडीएस बेस्ड ऑन सच डिक्लेरेशन, और एम्प्लॉयर इनकी भी मेरी ये इन्वेस्टमेंट हुई इसी बेस पे टीडीएस को कैलकुलेट करते हैं। तो चाहे रॉन्ग डिक्लेरेशन हो चाहे लोअर टैक्स कलेक्शन हो, दोनों ही केस में नुकसान होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इन लीकेजेस से बचने के लिए जो टैक्समैन है, इनकम टैक्स है, उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वांट्स टू क्रैक डाउन ऑन दिस रिफंड बेस्ड ऑन रॉन्ग क्लेम्स। इन रॉन्ग क्लेम्स के बेस पे जो रिफंड ले लेते हैं उसका उसके लिए वो क्रैक डाउन करने की पूरी तैयारी में है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट इज इंडिया सीक्स 4 फॉर ईच एक्स्ट्रा सीट अलाउड टू दुबई एयरलाइंस। क्या है, देखा जाए तो इंडिया और दुबई का है ना, उनका एक बायलेटरल एग्रीमेंट है, जिस एग्रीमेंट के बायलेटरल एयर सर्विस एग्रीमेंट है, जिसके तहत यूएई और इंडिया इन दोनों के बीच जनवरी 2014 के अंदर यह एग्रीमेंट हुआ था कि एयरलाइन ऑफ बोथ नेशंस
are allowed to operate a total of 66,000 seats per week between Dubai and 15 Indian cities. मतलब 66,000 सीट्स दी गई थी दोनों ही कंट्रीज को, इंडिया की एयरलाइंस को भी और दुबई एयरलाइंस को भी, टू ट्रेवल बिटवीन दुबई एंड 15 इंडियन सिटीज। तो इससे ज्यादा अगर ये कोटा है एक पर वीक का कि 66,000 सीट रहेंगी, इससे ज्यादा सीट आपको यूज करनी है तो ये कोटा एग्जॉस्ट होने के बाद, अभी दुबई का कोटा एग्जॉस्ट हो गया है और दुबई ने इंडियन अथॉरिटीज से कहा है कि हमें एक्स्ट्रा सीट्स दी जाए, 50,000 एक्स्ट्रा सीट्स और चाहिए, क्योंकि दिसंबर एंड का सीजन है, पीपल आर ट्रेवलिंग टू वेरियस ग्लोबल डेस्टिनेशंस। तो अभी 50,000 सीट्स और मांगी हैं। तो इस पे इंडिया ने ये बोला है कि अगर हम आपको एक सीट एक्स्ट्रा देंगे तो वी नीड 4 सीट्स, क्योंकि इसमें रीजन क्या है, जो दुबई से फ्लाइट्स होती हैं, बेसिकली दुबई से इंडिया एंड या फिर इंडिया से दुबई होके बाहर फ्लाइट होती है, तो बेसिकली सारी आउटबाउंड फ्लाइट्स होती हैं यूएस की, यूके की, जिनकी जो टिकट प्राइस होता है वो बहुत ही हैवी होता है और दुबई एयरलाइंस इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। जबकि जो इंडिया की फ्लाइट होती है वो इंडिया दुबई, दुबई इंडिया, स्पेसिफिक डेस्टिनेशंस पे रहती हैं, ग्लोबल डेस्टिनेशंस पे नहीं जाती है। इस वजह से इस वजह से बहुत ही लिमिटेड और चीप टिकट्स होती हैं और उनके कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं। तो हमारा जो 66,000 का कोटा है वो बहुत ही कम रिवेन्यू जनरेट करता है, जबकि जो 66,000 का जो कोटा दुबई का है वो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम्स जनरेट करता है, बिकॉज दे कैटर्स टू द इंटरनेशनल ट्रेवलर ट्रेवलिंग टू मेजर नेशंस लाइक कनाडा, यूएस, यूके एटसेट्रा। अभी दोनों ने, इंडियन और यूएई दोनों ने कोटा एग्जॉस्ट कर दिया है, तो अभी इनकी बात चल रही है कि हमें और कोटा चाहिए करीबन 50,000। UAE has asked the Ministry of Civil Aviation to raise the number of seats for Dubai by another 50,000, 50,000 की सीट और मांगी है। एक सिक्स फ्रीडम ट्रैफिक नाम की एक रिपोर्ट आई है, उसके अंदर बताया कि जो यूएई बेस्ड एयरलाइंस है वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के लिए ट्रेवल ज्यादा करती है, विच हैव ए हायर टिकट वैल्यू, एंड इंडियन एयरलाइंस मोस्टली स्टिक टू पॉइंट टू पॉइंट सर्विस टू दुबई एंड बैक। Hence, there is a requirement for more parity in policy to favor the Indian airlines. इस रिपोर्ट ने यह भी बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 69% of the Indian passengers flying to Europe and North America travel through West Asian hubs such as Dubai, Abu Dhabi and Doha on foreign carriers. Basically Indian carriers की बजाय, क्योंकि Indian carriers बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं जाते हैं, कुछ एयर इंडिया की कुछ फ्लाइट्स हैं या फिर कुछ इंडिगो की फ्लाइट्स हैं, उनको छोड़ के यूजुअली नहीं जाते हैं, बट दोहा, कतर, यूएई, दुबई, अबू धाबी, यहाँ से होके जो वेस्ट एशियन कंट्रीज की जो करियर एयरलाइंस हैं वो नॉर्थ अमेरिका तक जाती हैं और यूरोप में भी जाती हैं, जिनके टिकट प्राइस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो जो 66,000 का कोटा है, जो दुबई की एयरलाइंस का कोटा है, उसको हमारे ही डोमेस्टिक, हमारे ही ट्रेवलर, इंडियन ट्रेवलर्स, इंडियन सिटीजन यूज करके और फॉरेन डेस्टिनेशंस पे जाते हैं, जिनका टिकट प्राइस बहुत ज्यादा हाई होता है। जबकि जो दुबई इंडियन कैरियर्स है उसमें सिर्फ दुबई दुबई एंड बैक, दुबई एंड बैक। इसलिए इन्हें एक पैरिटी स्थापित करने के लिए, एक पैरिटी पे आने के लिए ये बोला गया है इंडियन एविएशन ने कि इफ यू आर अलाउइंग वन सीट टू यू, वन एक्स्ट्रा सीट टू यू आफ्टर द exhausting of the quota, you will have to give us 4 seats, because that will bring in the parity of the earnings of the airlines. Moving on to next. Government considers extending FAME to schemes to फाइनेंशियल ईयर 2025। फेम बेसिकली एक स्कीम चलाई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम चलाई थी, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये स्कीम चलाई थी जिसका फेम 1 चल था, फिर फेज 2 आई, फेम 2, अभी फेम 3 की तैयारी चल रही है। लेकिन अभी जैसे कि आपको पता है कि इस बार वोट ऑन पूरा बजट नहीं आएगा, बिकॉज इलेक्शन ईयर है, तो क्या आता है इसकी जगह, वोट ऑन अकाउंट्स आता है। सो दैट जो करंट गवर्नमेंट है वो जब तक कि नई गवर्नमेंट नहीं बनती है उस समय तक का खर्चा चलाने के लिए एक मिनी बजट पेश किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट्स। तो वोट ऑन अकाउंट्स के अंदर इस बार रिसीट और एक्सपेंडिचर रहेंगे बजट के। तो अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री अभी इस पोजीशन में नहीं है कि जो फेम 3 है, फेम 3 को
फेम 3 को गो अहेड देने की पोजीशन में नहीं है अभी, ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूज फंड्स, अप्रोक्सीमेटली 30,000 करोड़ फंड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी फेम 3 को लॉन्च करने के लिए। इसलिए अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो फेम 2 है, इसी का जो सेकंड लेग ऑफ फेम 2 है, इसी को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक एक्सटेंड करने की कोशिश में है, सो दैट, और इसके अंदर एडिशनल रिसोर्सेज फाइनेंशियल मिनिस्ट्री से मांगे जा रहे हैं कि फेम 2 के अंदर ही एडिशनल रिसोर्सेज दे दीजिए, सो दैट अभी जो फेम 2 के जो टारगेट्स हैं वो अचीव किए जा सके। Additional funds for FAME 2 can be sought in a vote on account. People aware of the matter said the extension would not require multiple approvals as needed for fresh scheme and will help maintain momentum in the market in the interim. Next year budgets will be a vote on account and general elections are due in April or May. तो ये FAME 2 का extension से related funding की बात हो रही है और कंप्लीट बजट ना होके वोट अकाउंट लिया जाएगा। थोड़ी सेल्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर जो टू व्हीलर की सेल्स थी, फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर आईसी के 1 करोड़ 90 लाख 80,000, फाइनेंशियल ईयर 2021 में 1 करोड़ 32 लाख, 1 करोड़ 33 लाख एंड फाइनेंशियल ईयर 2023 में 1 करोड़ 53 लाख, मतलब इस बार काफी बढ़े हैं। और जो रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक टू व्हीकल है वो 26,000 थे फाइनेंशियल ईयर 2020 में, 21 में 44,000, 22 में 2,52,000 और अभी 23 में विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन ई व्हीकल्स इट इज 7,27,000। तो ये दिन साल दर साल इनकी सेल्स बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, इसीलिए हमें बहुत ज्यादा फंडिंग की भी जरूरत है। फेम 2 बेसिकली चलाई गई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कार्स, बसेस और ट्रैक्टर्स जो हैं उनकी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो अभी वोट ऑन अकाउंट के अंदर इसके लिए फेम 2 के लिए एडिशनल फंड्स की बात की जा रही है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ब्रेकआउट अबाउट 21,600 could take निफ्टी टू 22,020 और 22,200। अभी निफ्टी आपने देखा 7 वीक्स की रैली के बाद अभी लास्ट 2 मंथ से चल रहा है और निफ्टी ने छलांग लगाई है करीबन 18,850 से 21,600 के करीब की छलांग लगाई है निफ्टी 50 ने, निफ्टी इंडेक्स ने। एनालिस्ट का मानना है कि ये बुलिश ट्रेंड है, अभी थोड़ा स्टेगनेंट होगा, बट इन नए साल के आगाज के साथ ये इंडेक्स और ज्यादा बढ़ेगा और अगर ये पार करता है ये ब्रेकआउट, अगर 21,600 के ब्रेकआउट को, ये पोटेंशियल ब्रेकआउट को तोड़ता है, मूव अबो करता है, 21,600 को पार कर जाता है, तो फिर कवायद दी जा रही है कि 22,000 से लेके 22,200 तक जा सकता है निफ्टी इंडेक्स। अभी जो स्टॉक है एल&टी, रिलायंस, एचडीएफसी, मनप्पुरम फाइनेंस, मारुति, गेल, हिंडाल्को, अरविंद फैशन, हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन, ग्रेफाइट, इंजीनियर इंडिया, परसिस्टेंट, एम्फेसिस, कमिंस, ये वो कंपनीज हैं जो अभी भी इनके अंदर स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट बताए जा रहे हैं, इनके लिए बाय कॉल दी जा रही है कि अभी भी इनके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट की जाती है तो इनके स्टॉक्स आने वाले समय में नए साल के साथ ही इनके स्टॉक्स में तेजी देखने को मिलेगी, एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिलेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, प्लेन विद इंडियंस ग्राउंडेड इन फ्रांस ओवर ह्यूमन ट्रैफिकिंग लैंड्स इन मुंबई। एक प्लेन जैसे कि हमने बात की थी जो दुबई से चला था निकारागुआ के लिए और उसको रोक लिया गया था, फ्रेंच अथॉरिटी ने पेरिस के पास में एक एयरपोर्ट पे रोक लिया था क्योंकि उनको शक हुआ था कि यहाँ पे कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, वेत्री एयरपोर्ट पे रोक लिया था नियर बाय पेरिस, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की एक टिप मिली थी, उसके बेस पे इन्होंने चार दिन तक इस प्लेन को रोके रखा है। वहीं पे एक टेम्पररी कोर्ट बनाया गया जहां पे जजेस ने आके लोगों के बयान लिए हैं, उन लोगों को चारपाई दी गई रहने के लिए वहीं एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर ही, और कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है जिसके अंदर 276 पैसेंजर थे जो मुंबई से डिपार्ट हुए थे और वापसी 276 पैसेंजर वापसी मुंबई आ रहे हैं। इसके अंदर से 25 इंडिविजुअल इंक्लूडिंग 2 माइनर्स एंड इंडिकेटेड देयर इंटेंशन टू सीक द असाइलम इन फ्रेंच ओनली। तो ये फ्रेंच टेरिटरी के अंदर ही रहने के लिए इन्होंने असाइलम मांगी है। अभी 2 एडिशनल इंडिविजुअल पकड़े हैं। बेसिकली दिक्कत क्या है कि अभी एक टर्म चल रही है डंकी मार्गा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इंडियंस है ना वो महीको और ये जो कंट्रीज हैं महीको के साथ लगते कंट्रीज हैं, इनसे यूएस बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं
और इसमें 50% से ज्यादा अभी लास्ट 1-2 साल में 50% से ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। इलीगली यूएस की जो यूएस मेक्सिको बॉर्डर की जो दीवार है उसको पार कर रहे हैं और वो वहां पे जाके यूएस में सेटल हो रहे हैं। तो इसको टर्म दिया गया है डंकी, ठीक है, DUNKI। डेटा की माने तो फिस्कल ईयर 2023 में 96,917 इंडिविजुअल फ्रॉम इंडिया मेड एन unauthorized attempt to enter the United States, marking a notable 51.61% increase from the preceding year as per the US Customs data. Among these attempts, the custom data records indicate that 41,770 individuals sought to enter through Mohican land border. Mohican land border जो दीवार है मेक्सिको और यूएस के बीच में, वहां से the term donkey flights has been coined to describe flights to Nicaragua and other third countries where acquiring travel document is relatively straightforward and easier. तो लोग यूएस की तरफ जा रहे हैं और इन फ्लाइट्स पे जो भर भर के ले जाया जा रहा है इनको बोलते हैं हम डंकी फ्लाइट्स। तो बहुत सारी चार्टर्ड फ्लाइट भी जा रही हैं। ये लीजेंड एयरलाइंस की एक निकारागुआ बेस्ड फ्लाइट थी जिसको अभी वापसी इंडिया के लिए भेज दिया गया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, India's resilient economy is seen expanding 6.7% in financial year 2024. इंडिया की इकोनॉमी, जैसा कि अभी इकोनॉमिक टाइम्स ने एक 11 इकोनॉमिक्स का एक मीडियम निकाला है जिसके हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी फाइनेंशियल ईयर 2024 में 6.7% ग्रो करेगी। ये बेसिकली अभी आरबीआई ने जो एस्टिमेट निकाला था, जिसमें एस्टिमेट इन्होंने रिवाइज किया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6.5% से 7% रिवाइज किया था कि इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो एट 7%। अभी एक जो 11 इकोनॉमिस्ट का जो फोरकास्ट है वो उसने 6.7% बताया है। ग्रोथ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फिस्कल ईयर वाज 7.7% and the government released the first advance estimate on January 5th. The Indian economy registered 7.2% growth in फाइनेंशियल ईयर 2023। बेसिकली ग्रोथ तो अच्छी कर रही है इंडियन इकोनॉमी, अभी बूम चल रहा है। आपने देखा सेक्टर्स में, हर सेक्टर के अंदर जो स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, वो रैली कर रहे हैं, इंडेक्सेस बेंचमार्क को तोड़ रहे हैं और अपने लाइफ टाइम हाई को पार कर रहे हैं। लास्ट ईयर जो ग्रोथ थी वो 7.2% की ग्रोथ थी। इस पर भी आरबीआई ने अपना फोरकास्ट किया 6.5% से 7% किया, क्योंकि सितंबर के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई थी। लेकिन अभी एक 11 इकोनॉमिस्ट है, उनका एक रिव्यूज लिए गए हैं इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा और उनका मीडियन निकाला गया है विच सेज दैट इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो एट 6.7%। अभी 5 तारीख को जो डेटा आएगा इंडियन गवर्नमेंट जो निकालेगी, एडवांस एस्टिमेट जो निकालेगी, उसके हिसाब से देखते हैं फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट में क्या ग्रो हुआ है। बट ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी बहुत ही बुलिश है। अगर वर्ल्ड के आउटलुक को देखा जाए तो वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ अवर जीडीपी, and if this trend continues, India will be among the top economies of the world. With this positive aspiration to see our country India into the topmost economy of the world, let's wrap up the today's discussion of the economic times. We'll meet tomorrow with a new edition of the daily economic time on LC. Till then, thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.